हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करने वाले हाउ टू रीड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। एक सिविल इंजीनियर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग्स होती हैं वो होती है आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, अगर एक बार को मैं मान भी लूं कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आप नहीं रीड कर पा रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि जो कि सिविल इंजीनियर्स खुद बनाता है। तो एक सिविल इंजीनियर्स को जो है कुछ आए या ना आए ड्राइंग रीडिंग के अंदर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को रीड करना जो है आपका जरूर आना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को ओपन करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के राइट साइड में आपको जो है कुछ जनरल नोट्स वगैरह मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट की साइट है, ठीक है। इस साइट पे यहाँ पे आपको जो है कुछ जनरल नोट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जनरली हर साइट पे जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट साइड पे जो है आपके कुछ जनरल नोट्स जो है आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि एक सिविल इंजीनियर्स को जो है पता होने चाहिए। जब भी हम कोई भी ड्राइंग जो है रीड करते हैं तो उस पे सबसे पहले जो जनरल नोट्स लिखे होते हैं वो हमें जो है आपका जरूर रीड करना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm अंटिल अनलेस अदरवाइज मेंशंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ड्रॉइंग्स के अंदर जितनी भी डायमेंशन आपकी मेंशन है वो सारी की सारी डायमेंशन आपका मिलीमीटर के अंदर है। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आपका फीट या इंचेस या फिर अदर डायमेंशन मेंशन है तो वो आपका एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज जितनी भी सारी डायमेंशंस हैं वो आपकी सारी की सारी कहां पे होगी, मिलीमीटर के अंदर होगी। मान लीजिए कोई ये दो आपके कॉलम है, ठीक है, और इन कॉलम के बीच में जो है कोई डायमेंशन जो है वो आपका लिखा हुआ है कि ये आपका 4000 है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये mm में होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है आपका कि क्या होगा, क्योंकि पहले से ही जनरल नोट्स के अंदर लिख दिया है कि सभी डायमेंशन जो है वो आपका मिलीमीटर के अंदर होगी। इसके बाद क्या होगी, ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी फॉलो, नाइदर बार सेल बी काउंटेड नॉर द डायमेंशन स्केल्ड फ्रॉम द ड्रॉइंग्स। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका मान लीजिए कोई भी ड्राइंग का सेक्शन अगर आपका दिया हुआ है, सेक्शन के अंदर आपकी नंबर ऑफ बार जो है आपकी प्लेस करके दिखाइए, तो वो नंबर ऑफ बार जो है आपकी एक्चुअल नंबर्स ऑफ बार नहीं होंगी। एक्चुअल नंबर ऑफ बार जो है हमें आपको कैलकुलेट करनी है, जो कि आपका फुटिंग का साइज होगा, और उसको आप डिवाइड करोगे स्पेसिंग से, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका जनरल नोट वो है कि एनी डिस्पेंसरी इन द ड्रॉइंग शैल बी ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट एंड द क्लेरिफिकेशन ऑब्टेन्ड इन रिटर्न टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि आपका जो भी अगर कोई भी चेंजेस वगैरह हमें ड्राइंग्स के अंदर करने हैं या फिर उससे हटके अगर कुछ भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमें जो हमारा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, जो भी आर्किटेक्ट है, उसको हमें रिटन में आपका देना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो उस ड्राइंग्स के अंदर जो है आपका वर्क कर सके। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका हाई स्टील हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है, यूज की गई है। जनरली जो हम डिफॉर्म बार जो है आपके जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं उसके बारे में आपका बताया गया है। FE 500 जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमें जो है साइट पे जो यूज करना है वो आपका FE 500 यूज करना है। FE 415 भी आता है, 500 भी आता है, 550 भी आता है, तो वो आपको यहाँ पे यूज करना है, क्लियरली मेंशन है। इसके बाद आपका क्लियर कवर देखो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फुटिंग के अंदर 50 mm का रहेगा, कॉलम के अंदर आपका 40 mm का रहेगा, बीम के अंदर आपका जो है 30 mm रहेगा, टॉप एंड बॉटम और डाया ऑफ द बार विच एवर इज द मोर, ठीक है। इसके बाद स्लैब के अंदर आपका 20 mm दिया हुआ है, जो आपकी स्टेयर्स की वेस्ट स्लैब है उसके अंदर आपका यहाँ पे 20 mm दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर कवर जो है आपका क्लियरली मेंशन है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड साइड कवर ऑल रेनफोर्समेंट इन द बीम एंड द स्लैब, बीम और स्लैब के अंदर जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 25 mm और द डाया ऑफ बार विच एवर इज मोर, ठीक है। जो डाया ऑफ बार है, मान लीजिए हम लोगों ने आपका जो है 25 mm का जो है डाया ऑफ बार यूज किया है और हमारा जो क्लियर कवर मेंशन है सपोज करो 20, तो ये कह रहा है कि विच एवर इज मोर, मतलब डाया और क्लियर कवर में से जो भी मोर होगा वो आपका एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोर है वो क्या आपका 25 है, तो हमारा जो कवर होगा वो 25 होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नीचे की तरफ हम कुछ और देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, LD फॉर द डिफरेंट डायमीटर ऑफ द बार
फॉर कंक्रीट मिक्स ग्रेड 25 ग्रेड यहाँ पे जो है यूज किया गया है कंक्रीट का, जिसके अंदर आपका यहाँ पे 49x D जो है वो आपका डाई ऑफ बार जो है यूज किया गया है। ठीक है, 49, अब मान लीजिए अगर 20 में मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा डेवलपमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी आपका 49 मल्टीप्लाई बाई आपका 20। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ की ऑलरेडी जो है वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद कुछ और यहाँ पे जनरल नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे concrete mix for RCC work shall be of grade M20 confirming to the IS 456। ठीक है, 456 आपका जो IS कोड होता है 456/2000, ये आपका कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है, तो वही आपका IS कोड यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेसेसरी फिक्सचर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ETC shall be provided in the slab beam before execution as per relevant drawings। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई भी फैन बॉक्स लगाना है, ठीक है, या फिर कोई फायरिंग के लिए कोई इक्विपमेंट्स लगाना है, तो ये कह रहा है कि हमें कास्टिंग के टाइम पे उसको प्रोवाइड कराना है। ऐसा नहीं कि स्लैब मेरी कास्ट हो चुकी है और उसके बाद हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। एट द टाइम ऑफ कास्टिंग जो भी कंड्यूट पाइप वगैरह प्लम्बिंग के पाइप होते हैं जो कि स्लैब से आपके पास होने होते हैं या बीम से, तो कास्टिंग से पहले ही हमें उनको प्रोवाइड करा देना चाहिए ताकि बाद में फिर हमें जो है उसके अंदर कटिंग ना करनी पड़े। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइन फॉर द सिस्मिक जोन 3, मतलब ये जो बिल्डिंग है आपका ये सिस्मिक जोन 3 के अंदर आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग डिजाइन की गई है। स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइन G+3, यहाँ पे मेंशन कर दिया है पहले से ही कि स्ट्रक्चर जो है आपका G+3 के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। इसका मतलब हम जो है इस पे आपका G+4 G+5 जो है वो आपका नहीं बना सकते। इसके बाद आपका यहाँ पे PCC लिखा हुआ है कि 1:4:8, ठीक है, 1:4:8, तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है हमें पीसीसी के अंदर यूज करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, M10 बोलते हैं, M5 बोलते हैं, M7.5 बोलते हैं या M20 बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1:4:8 जो रेशियो होता है उसका क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। इसके बाद अगर हम कुछ और चीजें देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कटिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग एंड द प्लेसिंग ऑफ द बार सेल बी अकॉर्डेंस विद द, ये आपके IS कोड है जो कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डिटेलिंग के बारे में बताते हैं, तो उसी के बारे में आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे फाउंडेशन का आपका यहाँ पे कुछ क्लियर मेंशंस है कि लेआउट ऑफ द बिल्डिंग सेट बी गिवन फ्रॉम द आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, जो भी आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेआउट करना है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग से कभी भी लेआउट नहीं किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आपकी सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के शेप, साइज, रेनफोर्समेंट वगैरह की डिटेलिंग देती है। अगर आपको बिल्डिंग का लेआउट करना है तो उसके लिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को आपको यूज करना है। इसके बाद आपका डिजाइन डाटा फॉर द फाउंडेशन हैज बीन टेकन। सोइल टेस्ट आपका जब भी कोई भी फाउंडेशन डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले बेयरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है, तो यहाँ पे सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो आपका 9.5 टन पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये, और जो डेप्थ है आपका 1.2 मीटर, ठीक है, ग्राउंड सरफेस से 1.2 मीटर नीचे जो है आपका ये जो है आपका सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी है 9.5। द ऑल एक्सटीरियर वॉल शैल बी प्रोवाइडेड विद द टॉय वॉल बिलो द टाई बीम एज द टिपिकल डिटेल इज द गिवन। ये कह रहा है कि आपका जनरली जैसे जो हमारे प्लिंथ बीम है, सो जितना भी आउटर सरफेस है बिल्डिंग का, जो आउटर वो आपके कॉलम है, उनके नीचे जो टाई बीम है, टाई बीम के नीचे हमें ब्रिक वर्क जरूर करना है। बाकी जो आपके इंटरनल जो आपके टाई बीम्स हैं या प्लिंथ बीम है उसके नीचे ब्रिक वर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे आउटर प्लिंथ बीम होते हैं उनके नीचे ब्रिक वर्क इसलिए करना होता है क्योंकि हम बिल्डिंग को हमेशा ग्राउंड फ्लोर से कुछ हाइट पे उठा के बनाते हैं, तो आपकी जो फीलिंग हम अंदर कर रहे हैं वो फीलिंग आपकी बाहर ना निकले, उसको होल्ड करने के लिए हम जो है आउटर सरफेस पे फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और यहाँ पे अर्थ बिलो फाउंडेशन शैल बी परफॉर्म रैम्ड कंसोलिडेटेड बिफोर लेइंग द लीन कंक्रीट, मतलब जो भी हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो वहां पे हमें जो है सबसे पहले प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, उसके बाद उसको जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमें करना होता है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी फाउंडेशन होता है वो हमेशा नेचुरल सॉइल के ऊपर रेस्ट कराया जाता है, ना कि फिलिंग के ऊपर। अगर आपके सपोज करो फाउंडेशन की डेप्थ एक्स्ट्रा भी एक्सकेवेट हो गई है तो आपको वहां पे फिलिंग करके उसके ऊपर फाउंडेशन रेस्ट नहीं कराना है। अगर आप ऐसा करोगे तो एक का आपका जो फाउंडेशन है उसके सेटल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कॉलम के बारे में आपका बताया गया है कि टाइज जो है वो प्रॉपर जो कॉलम के जंक्शंस होते हैं, जो जोन होते हैं, ठीक है, मिड इन जोन होता है आपका, एंड जोन होता है। जैसे कि आप जानते हैं सभी, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि कॉलम के अंदर
आपके एक मिडिल जोन होता है, एक आपका एंड जोन होता है। एंड जोन पे हमेशा जो स्ट्रिप्स की स्पेसिंग होती है वो कम होती है और मिडिल जोन के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो किसी भी पर्टिकुलर जोन पे 50% से ज्यादा लैप नहीं होने चाहिए। मान लीजिए किसी कॉलम के अंदर आपकी जो है 10 रेनफोर्समेंट है, ठीक है, कितनी बार है, नंबर ऑफ बार जो है आपकी 10 है, क्लियर। तो 10 नंबर ऑफ बार अगर आपकी किसी भी उस पे है तो 10 नंबर ऑफ बार में से सिर्फ आप किसी एक पर्टिकुलर जोन पे 5 नंबर ऑफ बार के अंदर ही आप जो है लैब प्रोवाइड करा सकते हो, 5 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियरली मेंशन है किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे सिर्फ 50% रेनफोर्समेंट के अंदर ही आपका जो है क्या रहेगा, आपका लैप रहेगा, ठीक है। टाइज इन द पोर्शन ऑफ द कॉलम बिलो द टाई बीम शैल बी सेम एज द जोन। ये जो हमारा पिलिन बीम से नीचे का जो पार्ट है कॉलम का, उसमें आपका बोला गया है कि जो एंड जोन पे हमारी स्पेसिंग रहेगी स्ट्रिप्स की, वही हमारा फाउंडेशन के अंदर भी रहेगी, ठीक है। वर्टिकल बार ऑफ द आरसीसी कॉलम एट द टॉप स्लैब शैल बी एक्सटेंडेड अप टू द टॉप ऑफ द बीम एंड बेंट इन द बीम बाय डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मान लेते हैं। मान लीजिए कोई भी मेरा जैसे टेरेस फ्लोर का मेरा कोई भी कॉलम है, तो ये कह रहा है कि आपको उसको जो है स्लैब तक एक्सटेंड करना है, साथ ही साथ उसको बेंड करना है बीम के अंदर, ताकि कितना बेंड करना है आपको, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर, ठीक है। ऐसे ही आपका जो बीम का रेनफोर्समेंट है कॉलम के अंदर आ रहा है, तो उसको भी बेंड करना है आपका डेवलपमेंट लेंथ के बराबर। तो अगर आप देखोगे तो जनरल नोट्स जो होते हैं, आधे से ज्यादा जो आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो तो आपकी जनरल नोट्स के अंदर ही आपको जो है देखने को मिल जाएगी, क्लियर। सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन रहती है। अभी ये जो ड्राइंग यहाँ पे ओपन की हुई है मैंने, ये आपकी फाउंडेशन का प्लान होता है। प्लान बेसिकली मतलब जब हम किसी चीज को टॉप से देखते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे F1 फुटिंग है, यहाँ पे F3 फुटिंग है, F3 ये सारी F3 फुटिंग है, फिर यहाँ पे F4 फुटिंग है, ये आपकी कंबाइंड फुटिंग आ गया CF1, ये आपकी CF2 है। अब इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें क्या रेनफोर्समेंट रहेगा, क्या इसकी डिटेल रहेगी, तो उसके लिए चलना होता है आपका डिटेल ऑफ फाउंडेशन के अंदर। तो ये जो ड्रॉइंग है इंजीनियर्स, ये आपकी डिटेल ऑफ फाउंडेशन की ड्रॉइंग है, जो कि मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूं आपका, ये देखो आपका, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। अभी हम लोगों ने देखा था कि F1 आपका वहां पे लिखा हुआ था कि F1 फुटिंग है या फिर F2 फुटिंग है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो F1 फुटिंग की आपकी डिटेल जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फुटिंग का जो साइज है वो आपका 25 बाई 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर, mm के अंदर बात करें तो 2500 बाई 2500। उसके बाद आपका D1 D2 D3 आपका दिया हुआ है। अब ये D1 D2 D3 क्या है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेक्शन के अंदर। तो नीचे की अगर तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे फुटिंग का जो है आपका सेक्शन मेंशन है, ये आपका फुटिंग का सेक्शन है, क्लियर। और ये फुटिंग का जो है आपका टिपिकल प्लान है। तो यहाँ पे जो ये बात कर रहा है कि मेरा D1 D2 D3 क्या है, तो ये आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग है। ट्रेपेजोइडल फुटिंग के अंदर जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये आपकी ड्राइंग के अंदर बता रहा है कि ये आपका D1 रहेगा। इसके बाद जो आपका ये टोटल ट्रेपेजोइडल वाला जो स्लोप वाला सेक्शन है, ये पूरा आपका जो है यहाँ से यहाँ तक D2 आपका है। और उसके बाद में जो पेडेस्टल वाला पोर्शन है, ये आपका जो है D3 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे आपका D1 मेरा कितना दिया है, D1 मेरा 200 दिया है। इसके बाद D2 मेरा जो है टोटल D2 यहां से लेके और यहां तक का जो D2 है वो 500 दिया है। इसका मतलब मेरा जो स्लोप वाला पोर्शन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 500 में से मैं 200 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आपका 300। तो ये आपका जो स्लोप वाला पोर्शन है, ये जो आपका स्लोप वाला पोर्शन है, इसकी जो हाइट है आप वो कितनी है आपका 300, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया हुआ है कि 12 mm डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर, और आपका दोनों डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन आपकी कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है आपका। तो दोनों का जो आपका यहाँ पे डाया दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 12 mm है आपका 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो स्पेसिंग भी आपके यहाँ पे मेंशन कर दी है कि आपका 150 सेंटर टू सेंटर रहने वाला है। ये सेक्शन है आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग का। अभी वहां पे आपका कंबाइन फुटिंग भी दिया गया था, और ये देखो आपकी ये कंबाइन फुटिंग है। थोड़ा जूम मैं इसको कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखो आपकी CF1 फुटिंग है, 2500 बाई 4500 इसका साइज है, और CF2 है जिसका लिखा हुआ है साइज एज पर प्लान। अब साइज एज पर प्लान क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो फुटिंग है आपकी थोड़ी सी कट है यहाँ पे, इसका देखो ये कॉर्नर आपका कट हो रखा है, जिसकी वजह से लिखा हुआ है कि CF2 का जो साइज रहेगा वो आपका एज पर साइट प्लान रहेगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे D1 500 है और D2 जो है आपका 150 है। तो इसके अंदर कोई स्लोप नहीं है, सीधे आपकी जो है यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है और
बॉक्स आपका जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है यहाँ पे ये D1 है आपका, जो कि 500 दिया हुआ है, और इसके ऊपर जो आपका ये पेडेस्टल वाला पार्ट है ये आपका 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिया है 12 mm। अब यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है AST और ASC। अब ये दोनों टर्म्स आपकी जो है यहाँ पे समझने वाली है, AST। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि व्हाट इज AST एंड व्हाट इज ASC। AST का मतलब है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, और ASC का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ये जो आपकी फुटिंग है, फुटिंग का जो आपका बॉटम वाला पार्ट है ये आपका जो है टेंशन के अंदर आता है, टेंशन जोन है, और ये जो आपका पार्ट है ये आपका पार्ट है किसका, कंप्रेशन जोन का, क्योंकि ये आपकी फुटिंग है, ये आपका कॉलम है। जब कॉलम इस पर लोड देगा तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होगी, तो ये जो पोर्शन होगा आपका टेंशन जोन के अंदर आएगा, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन जोन के अंदर आएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ASC लिखा हुआ है आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। यहाँ पे देखो आपका ASC लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो आपका AST लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपका कंबाइंड फुटिंग के अंदर डबल मैश है, बॉटम के अंदर भी और टॉप के अंदर भी। क्लियर, तो ये आपका फुटिंग का हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका, जैसे कॉलम की डिटेल आपकी यहाँ पे दी हुई है। कॉलम के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो C1 कॉलम है जिसका कंक्रीट मिक्स मेंशन है M20 ग्रेड। ठीक है, और साइज कॉलम का जो है आपका 230 बाई 230 है। 4 रेनफोर्समेंट है, 16 mm की यहाँ पे जो है यूज की गई है ये। और यहाँ पे देखो आपके दो चीजें मेंशन है, एंड रीजन और आपका मिड जोन। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है आपका। अगर आप फाउंडेशन का इस पे सेक्शन में आपको यहाँ पे दिया गया होगा, ये देखो आपका ये सेक्शन है, ये आपका यहाँ पे प्लिंथ लेवल है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे फ्लोर बीम का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बीच वाला जो पार्ट है ये आपका मिड जोन होता है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका एंड जोन के अंदर आता है। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कॉलम का जो मिड जोन होता है वो होता है आपका इलास्टिक जोन। ठीक है, और जो आपका एंड जोन होता है उसको बोलते हैं आपका प्लास्टिक जोन। तो प्लास्टिक जोन पे हमेशा जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं वो आपकी जो स्पेसिंग होती है वो कम होती है, और आपका जो एंड जोन मिड जोन जो होता है वहां पे आपकी जो स्ट्रिप्स जो टाइज होती हैं उनकी जो स्पेसिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब ये डिसाइड कैसे होएगा कि भाई कितना पार्ट मेरा जो है आपका एंड जोन है और कितना मेरा पार्ट जो है मिडिल जोन है, तो उसकी भी डिटेल आपकी ड्राइंग्स के अंदर दी हुई होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है। सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है, 450 mm। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, H/6। ठीक है, H जो है वो आपकी क्लियर हाइट है, क्लियर हाइट मतलब बीम के बॉटम तक। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्जर लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम की लार्जर डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे L लिख लेते हैं। इन तीनों में से जो भी हायर डायमेंशन होगी वही आपका कहलाएगा क्या, आपका एंड जोन। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी कॉलम है जिसका साइज है आपका कितना, 300 बाई 600। ठीक है, 300 बाई 600 का आपका जो है यहाँ पे क्या है, बीम है, कॉलम है सॉरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो हाइट आपकी जो है, मान लेते हैं हम लोग आपका हाइट, क्लियर हाइट है मेरी 3 मीटर। ठीक है, तो उसके अंदर हो जाएगी mm के अंदर, तो ये मेरा हो गया आपका 500। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंडीशन होगी। पहला 450 है, H/6 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 500 आ रही है, और यहाँ पे L की वैल्यू मेरी क्या है, इसकी लार्जर डायमेंशन है आपका 600। तो यहाँ पे तीनों में से हाइयर कौन सा है, 450, 500 और 600 में से हाइयर कौन सा है, आपका 600 है। तो मेरा जो एंड जोन होगा वो आपका 600 होगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। और आपका यहाँ पे एंड जोन के अंदर 75 स्पेसिंग है और आपका मिडिल जोन के अंदर 150 स्पेसिंग है। ऐसे आपका नेक्स्ट है जिसके अंदर आपका M230 बाई 230, इसके अंदर 6 नंबर ऑफ बार है। मेन चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो 1 मिनट आपका, अगर आप जो है इस कॉलम को देखोगे, C5 कॉलम, C5 के अंदर M20 ग्रेड है, 300 बाई 450 कॉलम का साइज है। क्लियर, अब यहाँ पे देखो 4 रेनफोर्समेंट आपकी 20 mm की है और 4 रेनफोर्समेंट आपकी 16 mm की है। जब आपकी रेनफोर्समेंट जो है अलग अलग सेक्शंस की होती है, अलग अलग डाया की होती है, कैसे प्लेसिंग करनी होती है, यहाँ पे जो है आपकी आउटर फेस पे ये वाली रेनफोर्समेंट, ये वाली और ये वाली, ये हमेशा हायर डाया की ली जाएंगी, और ये वाली जो रेनफोर्समेंट है ये वाली और ये वाली ये आपकी लोअर डाया की लिया जाएगी। तो जब भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आता है कि जहां पे आपका हायर डाया और लोअर डाया है, तो आपको इस तरीके से प्लेसिंग करनी है। जैसे यहाँ पे आपका 4 16 है, 4 12 है, तो 16 mm वाली जो है ये वाली और ये वाली आपकी 16 mm की रहेगी।
और ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली आपकी 12 mm की रहेगी। तो इस तरीके से आपको प्लेसिंग करनी है। तो ये हो गया आपका कॉलम का। इसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका आता है बीम का, ठीक है। ये आपका बीम की डिटेल है। टोटल प्लिंथ बीम PB1 PB2 PB3 है, 230 बाई 300 230 बाई 300 इस तरीके से दिया हुआ है। टॉप बार आपका देखो 312 है, ठीक है, और मिड स्पैन में भी 312 है और सेकंड सपोर्ट में भी 312 है, बॉटम में भी आपकी 312 है। मतलब आपका जो PB1 बीम है उसमें टॉप में भी 312 है, बॉटम में भी 312 है। ऐसे आपका PB2 है, उसमें भी टॉप में 216 है, बॉटम में 216 है। ऐसे PB3 है आपका, टॉप में 316 है, बॉटम में 316 है। और ये इसका सेक्शन है जिस तरीके से आपकी यहाँ पे प्लेसिंग रहेगी। बीम और स्लैब की आगे वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जो है आपका हम लोगों ने क्लियर किया आपका जो हमारे कॉलम था और आपकी फाउंडेशन की जो ड्राइंग्स थी, ठीक है। सो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन मन में हो, शंका हो, तो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हो। आप नीचे कमेंट करके भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे चैट का ऑप्शन दिया रहता है 24/7। वहां पे आपको रिप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।